ओके, तो ये वाला जो है तुम मुझे स्क्रीनशॉट का क्वेश्चन भेज सकती हो क्या? कौन से वाले में पीडीएफ में था मुझे, या फिर वो बता दो तो मैं ओपन करके उसको आपको बता दूंगी लास्ट में, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, लास्ट में ले लेंगे उसको। अभी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज ये थोड़ा टॉपिक भी बड़ा है और पिछला भी हमें रिवीजन करना, मैं भी डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर कल हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने अभी इनकम एंड क्रॉस को नहीं देखा था, पर आज हम फिर से इस चीज़ को करेंगे। आप सभी को पता है कि डिमांड दो चीज़ों से इम्पेक्टेड होता है, एक आपके क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के ही बेसिस पे हम जो है इलास्टिसिटी को देखते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन है जो कि इलास्टिसिटी को, सॉरी, आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपका सीजन हो गया, है ना, जो कि आपके डिमांड को इम्पैक्ट करता है। जैसे आप पता है ना कि जैसे अभी ठंडी का मौसम आ जाएगा, तो ठंडी की जो सब्जियां होती है वो हम यूज करने लगते हैं, है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही वेदर, आज मान लो कि ठंडा मौसम है और किसी को चाय और पकौड़ी खाने का मन कर दे, ठीक है, तो वेदर होता है तो उसके हिसाब से कभी कभी डिमांड करने लगते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देख के करते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाए, तो जो प्रिवेलिंग प्राइस होता है उस पर हम जो है डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है, दीज आर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स, है ना, ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स है जो कि आपके डिमांड को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है, जैसे प्राइस की वजह से जो डिमांड इम्पेक्टेड होता है, जैसे इनकम की वजह से जो डिमांड इम्पेक्टेड होता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड की वजह से जो डिमांड होता है, ठीक है, इम्पेक्टेड। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने क्या बताया था आपको, आप सब्स्टिट्यूट, और आपका क्या कॉम्प्लीमेंट। बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो ये सब जो फैक्टर्स है ये क्या है, आपके क्वांटिटेटिव। ठीक है, पर ये जो डिमांड है बेसिकली, ये हमारा जो है ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। बेसिकली ये क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि ये हमें नहीं बताता है कि कितना डिमांड में चेंज आया, मतलब कि अगर प्राइस की वजह से प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी मान लो घट गई, डिमांड घट गई आपकी, पर कितनी घटी, वो हाउ मच वाला जो आंसर है ना वो नहीं दे पाता ये। ठीक है, इसको आंसर नहीं करता, तो इसी वजह से हम जो है इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं कि कितना चेंज आया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपकी चेंज। आपको पूरे थ्रू आउट योर लेक्चर आपको इस पॉइंट को दिमाग में रख के चलना है कि जो आपका इलास्टिसिटी वर्ड या फिर इलास्टिक वर्ड तुम देखोगे उसका मतलब दिमाग में रखना चेंज। ठीक है, पर अगर हम बात करें इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक वर्ड का मतलब तुम याद रखना कि नो चेंज। ठीक है, ये मैंने कल भी इस पे बात किया था कि इसका मतलब होता है नो चेंज। ठीक, अब हम यहाँ पर कौन से फैक्टर्स को देख रहे हैं, एक प्राइस, एक मिनट रुक जाओ, एक प्राइस की वजह से डिमांड का चेंज, एक इनकम की वजह से, और क्रॉस मतलब आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमें पढ़नी है। तो आप सभी को कल हमने बताया था कि इलास्टिसिटी मींस क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये चीज याद रखना क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया तो आप लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया था सही से। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या, चेंज, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर आपकी हम बात करें रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, कितना डिमांड रिस्पॉन्स कर रहा है आपके जो जो अलग अलग फैक्टर्स है उसकी वजह से, चाहे आपका प्राइस बदल रहा है उसकी वजह से कितना डिमांड में चेंज आया, ठीक है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है या फिर कितना रिस्पॉन्स दिख रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से जो है कितना आपके अगर उसमें चेंज आया तो उसकी वजह से क्या आपकी चेंज दिख रहा है डिमांड में, इनकम कंज्यूमर का बदला है तो उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, प्राइस की वजह से कितना चेंज आया, पॉपुलेशन साइज की। तो हम बस तीन फैक्टर्स पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में, तीन कंसेप्ट पे आधारित होता है आपका इलास्टिसिटी, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, एक इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इलास्टिक वर्ड का याद रखना मतलब स्ट्रेचेबल, रिस्पॉन्सिव, ये वर्ड भी याद रखना, और क्या याद रखोगे, चेंज। जबकि इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नॉन स्ट्रेचेबल, और या फिर आपकी हम बात करें नॉन रिस्पॉन्सिव, यानी इसमें मतलब नो चेंज, कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो ये चीज है। अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, प्राइस के चेंज होने की वजह से आपके क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसकी वजह से जो है क्वांटिटी डिमांड कितनी बदली, कितना रिस्पॉन्स की, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो इनकम के चेंज होने की वजह से कितना आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। और अगर हम बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी में, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने की वजह से आपकी, तो क्रॉस किसके लिए होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी किसके लिए हम देखते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यहाँ पर किससे हम देखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट, हाँ,
सब्स्टिट्यूट क्या था, सब्स्टिट्यूट में जैसे टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पर हमने पॉजिटिव रिलेशन देखा था। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पेट्रोल और कार, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड घट जाएगी, यहाँ पर हमने नेगेटिव रिलेशन देखा था। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है ना, वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होता है। इनकम, इनकम इलास्टिसिटी है तो इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। इनकम देखो लिखा हुआ ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे अगर हम लिखे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में किस प्राइस का इम्पैक्ट देख रहे हैं। इनकम में इनकम का इम्पैक्ट देखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का जो है इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप की आपकी बनी। तो हमने जो पहला देखा था दैट इज आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड या फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, कीमत के बदलने की वजह से कितना आपकी चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में, दैट इज आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इसको ईडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी डिनोटेड है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, देखो ये वर्ड यूज कर रहा है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है क्वांटिटी डिमांड, किसके चेंज होने की वजह से, कीमत के बदलने की वजह से। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगा था, कल मैंने इसका रीजन भी बताया था आपको, क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है ना, और जो है प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन ओवर हियर। ओके, तो इस वजह से हम ये यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि डेरिवेशन कैसे हुआ, ये जो फॉर्मूला तुम्हें देख रहे हो ये आया कहाँ से, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम बात करें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, फाइनल जो है आपके कंजम्पशन ऑफ जो भी फाइनल क्वांटिटी माइनस क्या करोगे, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी है ना, यही करोगे ना। चेंज जो डेल्टा होता है वो किसको दिखाता है, चेंज को दिखाता है ना, कितना बदलाव हुआ। इसी तरीके से अगर चेंज इन प्राइस को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस माइनस क्या, इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक पी है, यहाँ पर क्यू है, प्राइस जो है वो आपका 10 था, उस समय आप क्वांटिटी डिमांड 100 की कर रहे थे। जो प्राइस है वो आपका बढ़ के 20 रुपीज हो गया, आपने डिमांड जो है 80 का करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट इज द इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस आपकी क्या थी बताओ। अगर मैं इसको लिखूं तो इनिशियल प्राइस आपका क्या है, दैट इज इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल प्राइस है, ये आपका फाइनल प्राइस है। इसको मान लो P1 से लिख लिया मैंने। ऐसी आपकी इनिशियल क्वांटिटी भी होगी, क्यों, इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, Q1 होगी, होगी कि नहीं। तो डेल्टा क्यू, क्यू कैसे आएगा, डेल्टा क्यू फाइनल प्राइस, सॉरी डेल्टा क्यू कैसे आएगा, फाइनल क्वांटिटी दैट इज 80 रुपीज, सॉरी 80 यूनिट्स, नॉट रुपीज, 80 यूनिट्स माइनस क्या है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 100, बताओ सही है ना। तो कितना, कितना आया चेंज, चेंज कितना आया भाई, प्राइस के बदलने की वजह से -20 चेंज आया ना, -20 ही तो लिखोगे, है कि नहीं, क्योंकि 100 के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक, डेल्टा पी कितना आएगा, डेल्टा पी कैसे लिखोगे, फाइनल, फाइनल प्राइस क्या है 20, 20 -10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बताओ होगा कि नहीं, ये सही है ना। ठीक है, तो वॉइस नहीं जा रही है क्या मेरी, आ रही है मैम। जा रही है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज में क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा क्यू होगा कि या फिर क्यों होगा, सिर्फ क्यों होगा, इनटू 100, फिर क्या करोगे, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब इस डेल्टा को हमने अभी इनिशियली क्या लिखा था,
अभी पीछे हमने डेल्टा को क्या लिखा है, बताओ, डेल्टा को क्या लिखा, फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। तो फाइनल मान लो मैंने Q1 लिया था, इनिशियल मैंने जो है Q लिया था, डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। इसी तरीके से डिवाइड करेंगे आपके प्राइस वाले को भी, P2 माइनस सॉरी P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P इंटू 100। 100 से 100 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फिर क्या बचेगा, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q होल डिवाइडेड बाई P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P। अब ये तो डिवीजन में बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो लिखेगा आपका बनेगा ना ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा, डेल से डिनोट करते हैं, चेंज को दिखा रहा है ना वो। फिर डिवाइडेड बाई आपके डेल्टा P Q, ये तो डिवीजन के फॉर्म में है, यानी हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q डिवीजन का साइन, डेल्टा P अपॉन P अपॉन जो है यहाँ पर Q, सॉरी मैंने P लिख, ठीक है। अब बताओ कि क्या होगा यहाँ पर, इसको अब क्या करेंगे, हम डिवीजन के साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q इंटू क्या हो जाएगा आपका, ऊपर क्या जाएगा, P अपॉन डेल्टा P, है ना। आपको पता है ना कि जब कोई नंबर अगर 1/2 डिवाइडेड बाई 2/1 तो क्या होता है, रेसिप्रोकेट करते हैं, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/4। होता है ना, ये चीज पता है ना तुम लोग को रूल, ये रूल पता है कि नहीं। अगर मान लो ठीक है। कोई वैल्यू किसी चीज को, जैसे मान लो 1/3 मैंने लिया और डिवाइड कर रहा है यहाँ पर 1/3 को डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब हम इसको अगर हमको भाई इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे बीच वाले साइन को, तो क्या होगा, ये चीज रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/1, 3 से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आंसर आ गया 1। होगा, होगा ना, ऐसे ही तो यहाँ पर हमने यूज किया, यहाँ पर भी तो वही यूज किया। अब हम जो है डेल्टा वाले को एक साथ कर देंगे, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू क्या हो जाएगा, P/Q। ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। माइनस साइन क्यों आया था, माइनस साइन क्यों आया था, अभी जस्ट मैंने बताया, इसके पीछे का कारण क्या था, माइनस साइन नेगेटिव साइन आने का। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। हाँ, यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। नोट में जो लिखा हुआ था कल मैंने इसको बताया था आपको, अभी मैं समझाती हूँ, रुको, इसको इरेज करने का अभी करना पड़ेगा ना इसको इरेज, एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है नोट में, नेगेटिव साइन यूज्ड इन द फॉर्मूला, इट डिनोट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से हम लोग नेगेटिव साइन फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, ED इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, यही था। ये नेगेटिव साइन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि प्राइस प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रहा है। जब कोई चीज बढ़ रही है, एक ऊपर एरो जा रहा है, एक नीचे एरो जा रहा है, तो यानी कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप, जिसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है, इस वजह से जब अपोजिट रिलेशनशिप आता है तो नेगेटिव साइन प्रिवेल करने लगेगा, तो नेगेटिव साइन लग गया, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, पर यहाँ पर जब इलास्टिसिटी के केस में हम देखते हैं, जब इलास्टिसिटी का कंसेप्ट देखते हैं, जब हम कभी कभी न्यूमेरिकल करते हैं, तो उस केस में जब -2 आया और मान लो कि 1 आया, तो यहाँ पर कौन सा कंसीडर हम करते हैं, कौन सा कंसीडर बड़ा होगा, -1। -1 इज ग्रेटर। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो -1 इज ग्रेटर, कल हमने इसको भी बताया था, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन में जो वैल्यू जीरो के पास होगी, नेगेटिव वैल्यू, वो बड़ी होती है। जितना आप नंबर लाइन में नेगेटिव वाली वैल्यू दूर दूर होते जाएगी, वो क्या होते जाती है, छोटी होती जाती है कि नहीं, बोलो भाई। -4 -1 से छोटा है, -1 बड़ा है, क्यों, क्योंकि जीरो के पास है। ठीक, मैथमेटिकली ऐसा होता है। बट जब आप इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन अगर आपको दे दूं, तो कभी कभी आप ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा कि जहां पर आप -2 आएगा और -1 आएगा, उस केस में आप किसको ग्रेटर मान लेते हो, 2 को। इसी वजह से हमको इस साइन को क्या करना पड़ता है, बोलो, इस साइन का कोई रिलेवेंस है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स को मान रहा है, बताओ, क्या वो मैथमेटिक्स को मान रहा है, मुझे इतना बताओ, बताओ बस।
नहीं मान रहा है। No, भाई ma'am. रूल ही नहीं मान रहा ना। हम अगर हम रूल को देखें तो रूल के हिसाब से तो -2 इज लेस देन -1 होना चाहिए। ये तो मैथमेटिकली आपको पता है नंबर लाइन का सिस्टम। पर इलास्टिसिटी में -2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग द दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि वो मतलब ही नहीं है उसका ना। ठीक है, तो इस वजह से हम जब फॉर्मूला अक्सर देखते हैं तो हमें डायरेक्ट कभी कभी लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। क्लियर, ये पॉइंट याद रहेगा। दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया। तो ये नेगेटिव साइन आपका इग्नोर हो जाता है और फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने लगते हैं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो जो है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, उसको फिर वो फॉलो नहीं करता। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया किसी को यहाँ तक कोई इशू? मैम लास्ट में फॉर एग्जांपल हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, मतलब इग्नोर ही कर देंगे उसमें भी? हाँ, उसमें तो इग्नोर करेंगे ना। उसमें तो वही तो बोल ओके, रहा है कि सो इलास्टिसिटी पॉजिटिव मानता ही नहीं है। पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव ही लिख। हाँ, वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव कंसेप्ट ओनली। ओके, तो हमें इग्नोर कर देना है उधर। ठीक है, ये चीज याद रखना। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि माइनस साइन लगा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि प्राइस एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो वही है, बट कंसीडर हम मैथमेटिकली नहीं करते हैं उसको। यहाँ पर हम उस माइनस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, जब अभी न्यूमेरिकल खूब ढेर सारा कल किया था किसी ने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन तुम लोग को मिला था क्या? किसी ने किया था वो जो क्वेश्चन मैंने भेजा ग्रुप पे? Yes, देखो, नहीं ma'am. करोगे। अगर तुम नहीं कर रहे हो, अगर मैं भेज रही हूँ तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम अपने लिए सबसे ज्यादा डिसऑनेस्ट हो, क्योंकि तुमने इतना महंगा कोर्स लिया है। पहली चीज देखो, मुझे नहीं पता कि कौन कितने में बेच रहा है, कौन कितने में खरीद रहा है, मुझे नहीं पता, इसका आइडिया है। पर अगर आपने अपना अगर 2 रुपए भी लगाया है तो उसकी यूटिलिटी तो निकाल लो यार। और जो बोला जा रहा है वो कर लो। कम से कम जितना तुम मैथमेटिकल तुमको बताया जा रहा है, अभी बोलोगे मैम मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि तुम सॉल्व भी नहीं करोगे। मैं बेच के भी क्या करूंगी? वो फिर अभी अभी से हैबिट नहीं बनाओगे तो नहीं होगा ना, फिर आगे चल के फिर लैग करोगे तुम। और मैं पिछले साल वाले बैच में भी यही बच्चों को बोलते रह गई थी, जो अच्छे बच्चे थे, जो सोचो कि एचसीयू छोड़ के आ गए, जो जेएनयू छोड़ के आ गए, उनको डीएससी चाहिए था, जो प्रिपेयर कर रहे थे डीएससी के लिए, वो मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर रहे थे, तुमको पता है। तो तुम ये गलतियां मत करो, कतई मत गलती करना ये। अदरवाइज इसका हर्जाना तुम ही भुगतोगे। मुझे मत बोलना कि मैम ने बोला तो, सर ने बोला तो मैंने नहीं किया। ये कतई, ये किसी के मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए इस बार। मैं नहीं, ये तो मैं नहीं चाहूंगी। तुम्हें जितना मैथमेटिक्स का दिया जा रहा है करो, नहीं आ रहा है 5 बार करो, अपने से एक दूसरे से शेयर करके करो, बात करके करो, कुछ तो करो, है ना। उसको सॉल्व करो, गलत सही कम से कम कुछ तो हैबिट बनेगा। और पता है ना, डीएससी कहने की वजह से मैथ्स तो आएगी, तो अभी से थोड़ा थोड़ा हैबिट बना लो। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर डिग्रीज की, तो कितने डिग्रीज हमने बताए थे? अच्छा, ये चीज भी बताया था मैंने कि इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिट फ्री मेजर का क्या होता है? इलास्टिसिटी इज यूनिट फ्री मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होता। जैसे बहुत सारे आप देखते हो ना कि बहुत सारी चीज़ों का यूनिट होता है, जैसे सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर, ठीक है, कैंडेला हो गया, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब कैंडेला होता है। इसी तरीके से आपका वैसे तो मीटर होना चाहिए, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे 7 यूनिवर्सल यूनिट्स होते हैं, बट यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या, यूनिट फ्री है, कोई यूनिट नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हो कि अरे देखो इसकी 0 सेंटीमीटर यूटिलिटी निकली, अरे आपका इलास्टिसिटी निकल गया। ऐसा नहीं होगा, ये यूनिट फ्री है, इसमें कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 टू इन्फिनिटी तक आपके लाई करती है। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट तक आपका लाई करता है इलास्टिसिटी का वैल्यू। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसी वजह से हमारे डिग्री भी निर्धारित होती है। तो कितने डिग्रीज होते हैं? डिग्री कितनी होती है आपकी? 5 डिग्रीज होती है। जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होती है, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, ये 5 डिग्रीज है ना, दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज होती है। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा, पूछ भी सकता है पेपर में। ऐसे तो जब तुम मेथड्स देखोगे ना, जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें 3 डिग्री होता है। ठीक है, पॉइंट वाला देखोगे तो उसमें 5 डिग्री हम लाई करवा लेते हैं। तो ये पूछता है कभी कभी। अगर हम बात करें, इन्हीं को सबसे ज्यादा समझना है, कल भी इनको इन पे हमने अच्छी तरीके से बात किया था, पर आज थोड़ा और इलेबोरेट करके करेंगे।
है ना, जो चीजें स्किप हुई होंगी जिनके माइंड से, वो यहाँ पर आज उनका क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लियर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होगी। आप सभी को पता है कि अगर कोई नंबर होता है, फ्रैक्शन में होता है, जैसे 1/2 लिखा मैंने, तो यहाँ पर ऊपर क्या है आपका न्यूमरेटर और नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है कि नहीं? न्यूमरेटर मतलब आपका अंश हिंदी में लिखे और हर है, अगर हिंदी में माध्यम का कोई होगा तो समझ गया होगा। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे। एक कंसेप्ट याद रखना कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 0 हुई और मान लो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 आ गई, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। अगर आपके न्यूमरेटर में 0 आया और डिनोमिनेटर में मान लो कोई भी वैल्यू आई, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू मान लो कि 0 आ गई, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? इनफाइनाइट हो जाती है। आप सभी को पता होगा ये कंसेप्ट कि अगर कोई नंबर को 0 डिवाइड कर देता है, 0 से वो डिवीजन हो रहा है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, दैट इज आपका अनडिफाइंड। बोलो, अनडिफाइंड है ये? इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड है ना, है कि नहीं? ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाओ कंसेप्ट। फॉर्मूला क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है आपके? क्वांटिटी डिमांड। बताओ, न्यूमरेटर में क्या है? क्वांटिटी डिमांड। बोलो। और डिनोमिनेटर में क्या है? प्राइस। वॉइस जा रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपकी है जो है आपकी क्वांटिटी डिमांड, और डिनोमिनेटर में आपका है प्राइस। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा? हमें वैल्यू मिल रही है 0, यानी कहीं ना कहीं ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, नीचे वाली वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ऐसे ही कुछ हो रहा होगा ना यहाँ पर, है कि नहीं? बताओ। अगर हम सिंपली इस फॉर्मूले को बस ऐसे ही लिखे समझने के लिए, क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई प्राइस, क्यूडी डिवाइडेड बाई प्राइस, वैल्यू 0 कब आती है? किस केस में आती है? जब ऊपर वाला वैल्यू 0 होता है, नीचे वाला वैल्यू कुछ आपका होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उस केस में हमारी वैल्यू 0 आती है। तो यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड दैट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस हमारा वाई एक्सिस पे है। क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, पर प्राइस आपके क्या है? बदल रही है। प्राइस में हो सकता है 10% का चेंज आ रहा हो, 20% का चेंज आ रहा हो, 30% का चेंज आ रहा हो, है ना? ठीक है, इसमें चेंज आ रहा है, बट क्वांटिटी डिमांड नहीं बदल रही है। तो फॉर्मूला क्या है भाई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दैट इज चेंज बाई 0%। और हो सकता है कि प्राइस में आपके 10% का चेंज आ रहा है। वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी? 0 या इन्फिनिटी? क्या बताया था कंसेप्ट? 0 और इन्फिनिटी आएगा? 0 आ जाएगा, है ना? Zero. ठीक है, Zero आई. क्लियर है? अब मैं इस पे एक थोड़ा सा आपको वो दे देती हूँ, न्यूमेरिकल दे देती हूँ, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि ये पर मतलब आपके कैसे आया। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्लियर करने का आता होगा ना कोई? ऐसे डायरेक्ट इरेज होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है ऐसे इसका। हाँ, तो चलो मान लो कि तुम्हारा जो प्राइस है वो 20 से जो है 40 हुआ है। ठीक है, इनिशियल प्राइस 20 था और फाइनल प्राइस 40 रुपए हुआ है। जब इनिशियल प्राइस 20 था और उस समय हम जो डिमांड कर रहे थे वो आपके 200 कर रहे थे, और जब फाइनल प्राइस आपके 40 हुआ तब भी हम 200 का ही डिमांड कर रहे थे। अब इस केस में जरा हमको इलास्टिसिटी की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी? फॉर्मूला पे रखो फटाफट। यहाँ पर आपके जो है पी दैट इज इनिशियल प्राइस 20 रुपीज है। Zero, ma'am. P1, हाँ, P1 आपका 40 है। Q1 Q कितना है आपका? 200। Q2 आपका कितना है? 200। निकाल लो, डेल्टा Q निकाल लो। डेल्टा Q कितना आ जाएगा? 200 माइनस 200 दैट इज आपका 0। डेल्टा P कितना आ जाएगा? 40 माइनस 20 दैट इज आपका 20, 20 आएगा। अब फॉर्मूले पे लिख रख लो ना उसको, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P, P अपॉन Q। ठीक है, डेल्टा Q कितना आया? 0 डिवाइडेड बाई 20 इंटू प्राइस कितना था? इनिशियल प्राइस 20 और इनिशियल क्वांटिटी 200। आपको पता है कि कोई भी नंबर 1 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा, 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ 0 आएगा,
3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ 0 ही आएगा, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस वाले वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 400। पर यहाँ पर तो मैंने बताया था अभी आपको इनिशियली कि न्यूमरेटर अगर 0 हुआ तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी ना, आ गई। यस मैम। इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आ गई। यानी तुमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि क्वांटिटी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, क्वांटिटी आपकी एज इट इज जैसी थी वैसी ही है। कितनी थी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 200 ही था और 200 ही है। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई इशू। यानी जब इलास्टिसिटी की वैल्यू आपके 0 होती है वहां पर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है, बताओ यहाँ पर किसी को यस इशू। मैम। ठीक, अब हम बात करें कि हमने बात किया कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका नाम ऐसे कैसे बढ़ेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब मैंने इनिशियली आपको बता दिया था, लिख लेना, नो चेंज। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, पूरा नाम इसका याद रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, आपको पूरा नाम लिखना है। तो यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब हुआ, परफेक्ट यानी नो चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांड में नो चेंज हुआ, सिर्फ क्या बदला है, प्राइस बदली है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, दिख रहा है ना, हुआ था ना अभी अभी न्यूमेरिकल भी किया तुमने उस पे, बोलो। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर कोई डिमांड में चेंज ही नहीं आया, प्राइस बदला है, प्राइस बहुत बदला है, प्राइस तो आपके कुछ भी बदल सकता है पर आपके डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया। क्लियर हुआ, बोलो, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। हाँ मैम। यस मैम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, है ना, नाम ही है उसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कुछ ना कुछ डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। मान लो कि आपका ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, प्राइस इनिशियली आपका 20 रुपीज था, क्वांटिटी जो है आपकी उस पर जो है 100 की डिमांड तुम कर रहे थे, प्राइस अभी भी 20 है पर आपकी डिमांड जो है 150 हो गई। ठीक है, 150 आपकी डिमांड होगी। अब जरा निकालो, जरा डेल्टा क्यों निकालो, मुझे निकाल के बताओगे तुम। अब हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको देना ना। चलो निकालो, और मुझे सारा इनिशियल प्राइस क्या है पी, P1 क्या है, Q1 क्या है, और फॉर्मूला पे रखो, दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। बताओ कितना वैल्यू आएगा। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितनी थी, इनिशियल प्राइस कितनी थी 20। 20, फाइनल प्राइस भी कितनी थी 20, और यस। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 100। और फाइनल क्वांटिटी 150। 150। अब आपको पता है कि डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल, 150 माइनस 100। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 20, है ना, ये तो 50 आ गया, ये तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इस पे इस वाले फॉर्मूले पे जरा पुट करके देखो, डेल्टा क्यू है कितना है 50 डिवाइडेड बाई 0 इंटू प्राइस कितना है 20 डिवाइडेड बाई 100। आप सभी को पता है कि कोई भी नंबर में अगर 0 इंटू 1 होगा तो भी 0 होगा। जैसे इसके पहले मैंने क्या बोला था, 1 इंटू 0 भी करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू 1 भी करेंगे तो भी 0 आएगा। तो क्या यहाँ पर कुछ बदल जाएगा क्या, बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, ऊपर कितना जाएगा, ठीक है, 100। और नीचे कितना जाएगा 0। आप सभी को पता 0। है कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो तुमने क्या, ये जो मैंने इनिशियली जो मैंने वैल्यूज तुम्हें दी, उससे तुमने क्या देखा, उसमें क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम्हारा विजन काम, अगर तुम्हारा पूरा विजन काम कर रहा है बढ़िया से तो क्या देखा तुमने उसमें, ये इसमें क्या देख रहे हो। नो चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज हुआ है। हाँ, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है पर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है,
अब जब आपको पता है कि जब आपको पता था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी आपके न्यूमरेटर में क्या है, क्वांटिटी है और नीचे प्राइस है आपका। जब आपको पता है कि आपका न्यूमरेटर जो है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है 50 और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ रही है, तो आपको पता है कि वो इन्फिनिटी ही आना है। ठीक है, इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी क्या बोलोगे, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, आप सभी को पता है कि ग्राफ में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे क्या रखते हो, क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे क्या रखते हो, वाई एक्सिस पे क्या रखते हो, प्राइस रखते हो क्या, प्राइस। प्राइस रखते हो। तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्राइस में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है ना, प्राइस में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा क्या, यस मैम। हॉरिजॉन्टल ही तो बनेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर, वेट एक मिनट रुक जाओ, मैं उसी वैल्यू को अभी जो पिछला तुमको दिया मैंने, ये मान लो मैंने 20 ले लिया, 20 प्राइस था, आपको पता था ना इनिशियल प्राइस आपका और फाइनल प्राइस 20 ही था। क्वांटिटी आपकी कितनी थी, 100, और आपके फाइनल क्वांटिटी आपके 150 था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपकी क्वांटिटी में तो बदलाव हो रहा है, क्वांटिटी तो बदल रही है, 100 से जो है 150 पर आ गई, पर प्राइस आपका स्टिल वही है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। और इसी इसमें क्या है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब चेंज चेंज इन डिमांड। डिमांड। ठीक है, इसलिए हुआ क्योंकि हमको परफेक्ट इसलिए क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर, जब परफेक्टली वर्ड यूज करने का मतलब यही हुआ। देखो इस केस में था कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा था, कांस्टेंट था, वो बदल नहीं रहा था, सिर्फ प्राइस बदल रही थी, बढ़ रही थी या फिर घट रही थी। इस केस में क्या होगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक का मतलब बताया था मैंने, चेंज होता है, चेंज इन डिमांड। तो यानी यहाँ पर प्राइस नहीं बदलेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी क्या होगी, उसमें हो सकता है इंक्रीमेंट आए और डिक्रीमेंट भी आ सकता है। अंडरस्टूड, पॉइंट समझ में है? तो यानी जब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बदल रही होगी, एकदम नहीं बदल रही होगी, जीरो से बदल रही होगी, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट जो वर्ड है ना वो यूज कर लेना। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो किसी को मैम। इशू? नो अब मैम। दोनों को कभी भी ऐसा कंसेप्ट अगर सामने आ गया तो भूलोगे नहीं ना, तुरंत पकड़ोगे ना। पहली बात तो इलास्टिक वर्ड का ही मतलब नो चेंज और चेंज लिख लेना, फिर उसके बाद तुम देखना तुम अपने आप आंसर आने लगेगा तुम्हारा, फिर गड़बड़ नहीं होगा कभी। क्योंकि ये इसमें भी स्टूडेंट बहुत फंसते हैं, ये वाले इसमें भी, मतलब जो कंसेप्ट है ये। ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी। यहाँ पर क्या है आपका, क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस केस में क्या हो रहा होगा, मान लो कि 20% से आपके प्राइस में भी चेंज आया और 20% से आपके क्वांटिटी भी बदली और 20% से प्राइस भी बदला, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, अल्टीमेटली 1 आएगा। जितना आपके क्वांटिटी में बदलाव आया है उतना ही आपके प्राइस में भी बदलाव आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, और साथ साथ ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। क्यों होता है, ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, इसका जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है आपका, सेम होता है। ये एरिया निकालोगे और ये एरिया निकालोगे ना, सब आपका क्या आएगा, सेम आएगा, सबकी एरिया जो है सेम आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ऐसे ही आप जब आगे चल के पढ़ोगे ना, जो आपका एएफसी होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दो चीज आप, ये एक रेक्टेंगुलर यूनिटरी इलास्टिक वाला होता है, और एएफसी भी आपके जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका भी शेप होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो होता है, मतलब लिखने का मन करे तो कर लो, ऐसे तो आगे करना करना ही है ये सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को इशू, यहाँ तक किसी को इशू, समझ में आया ये वाला पॉइंट, यूनिटरी वाला समझ में आया? यस मैम। जैसे अगर मैं इस पे एक न्यूमेरिकल दूं, देखो करके देखो आ रहा है वैल्यू, मुझे जरा बताना। वेट मिनट, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर प्राइस है, दैट इज आपका इनिशियली 20 था और फाइनल आपका 10 प्राइस था, इसको ले लो P1। क्वांटिटी जो है आपका 100 था, 150 हो गया क्वांटिटी, ये 150 है ना, मतलब ये ले लो Q और Q1। अब जरा निकाल के बताओ कि क्या ये 1 आ रहा है, वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके बताओ।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है वरना Yes, ma'am. सबको आया? देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकालो। कैसे आएगा डेल्टा क्यू? कैसे आएगा? Delta फाइनल Q. क्वांटिटी 150 100 और यहाँ पर 10 माइनस 20 है ना, क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड 10. माइनस 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी इग्नोर आगे करना ही है हमको। चलो बताओ डेल्टा क्यू कितना आया था भाई? 50 डिवाइडेड बाई -10, इग्नोर कर दो, छोड़ो इसको, मतलब भी नहीं है इसका, इनटू 20 by 100. 20 by हाँ 100. तो अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपके? 1 आ रहा है, चेक करो। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर हाइपो यानी यूनिटरी इलास्टिक में ये होता है कि जितना आपके, ऑब्वियस सी वाली बात है कि आपको पता है कि 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 आना ही है ना, 3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 1 आना ही है। तो अगर ऐसा केस देख रहे हो जिसमें क्वांटिटी भी 3 से बदली है 3% से और आपके प्राइस भी 3% से बदला है, दैट इज वैल्यू आपका 1 आएगा, दैट इज आपका यूनिटरी इलास्टिक होगा। इसमें तो आपको आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इशू होगा, ये तो सबसे ईजी है ना याद करने में, क्योंकि वैल्यू 1 ही आनी है ना, दोनों बराबर चेंज होना है। ठीक है, परफेक्टली वाले में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है 0 होगी, ये आपको याद रखना है, चाहे आप न्यूमरेटर रख लो, और जो इसको इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट आ गया ना, इन्फिनिटी और 0 वाला कंसेप्ट जिसने पकड़ लिया वो फिर कभी गलत नहीं कर पाएगा उसको। अब हम बात करेंगे आपके लेस इलास्टिक की। ठीक है, इसको मोर इन इलास्टिक मत लिखो, लेस इलास्टिक लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए ये तुम लोग, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक की। ठीक है, अगर हम बात करें लेस इलास्टिक की, सपोज एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इस पे निकालना कि आपकी क्वांटिटी जो है, सॉरी प्राइस जो है आपकी 20 है और क्वांटिटी जो है वो आपका, उस पर तुम 100 की कर रहे हो डिमांड, प्राइस आपका जो है 10 हुआ, गिर गया प्राइस जो है फाइनल प्राइस, और क्वांटिटी आपकी 110 जो है आप डिमांड कर रहे हो। तो ये आपका इनिशियल प्राइस है, दैट इज P1, ये आपका क्या हो जाएगा? Q1। ठीक है, अब निकालो जरा डेल्टा क्यू निकालो और डेल्टा पी निकालो, वैल्यू बताओ कितनी आएगी? -100 यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? P1 माइनस P कितना आ जाएगा? 10 0.2। माइनस 20, 0.2. ठीक है, तो कितना है? 0.2 सबकी वैल्यू आई है, चेक कर लो भाई, सब लोग चेक करो। यस मैम। Yes. ठीक है, वेट, अब देख लो 0.2 आ जाएगी। ठीक है वैल्यू, अब जब आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू आई है अभी वो कितनी आई है, इलास्टिसिटी की वैल्यू, दैट इज 0.2, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? आपको पता है कि नंबर लाइन में 1 पहले आता नो है, फिर मैम। उसके जितनी अंदर की वैल्यू होती है दैट इज आपका 0.1 0.2 है ना, ये आपके होते हैं, तो ये लेस देन 1 ही तो हुआ, यानी लेस देन 1 का केस क्या है, यानी आपकी अगर हम बात करें इस पूरे वैल्यू को देखते हुए, इस वैल्यू को देखो जरा, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ ना मार्क, ये वैल्यू देख रहे हो, इसमें क्या चीज ज्यादा बदल रही है? क्या चीज ज्यादा बदल रही है? क्या गिरा आपका वैल्यू? प्राइस। किसका? प्राइस हाफ हो प्राइस गया ना, यस मैम। प्राइस मुझे लग रहा है हाफ हो गया, मतलब आपकी अगर हम बात करें 20 से 10 हो गया, हाफ हो गया ना, पर जो क्वांटिटी है वो हाफ होगी, वो तो थोड़ा सा ही आपके बढ़ा, उसमें तो थोड़ा ही इंक्रीमेंट आया ना, यानी प्राइस ज्यादा तेजी से बदली है और क्वांटिटी आपके कम बदला है। ठीक है, इसी वजह से वैल्यू आपकी क्या है, पॉइंट में आई। आप सभी को पता है कि ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में आपके क्या था? क्वांटिटी थी, है ना, न्यूमरेटर में आपके क्वांटिटी थी और नीचे आपका प्राइस था, और जो क्वांटिटी है मान लो कि 2 हुआ और प्राइस आपकी 10 हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्राइस जो है वो 10 है और क्वांटिटी 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब यही शो कर रहा है कि आपके जो चेंज ज्यादा आया है, गिरावट जिसमें ज्यादा आई है वो प्राइस में आई है एज कम्पेयर टू आपके क्वांटिटी के, दैट इज आपका लेस इलास्टिक डिमांड होने का मतलब, या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक भी इसको कहते हैं,
रिलेटिवली इन इलास्टिक भी कहा जाता है। इसमें आप देखोगे कि प्राइस, देखो इनिशियल जो प्राइस हमारी थी वो क्या थी, P1 थी, ठीक है। प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, कोई वस्तु की कीमत 20 थी और वो आपकी कम होके 10 हो गई, तो आप देखोगे क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आया, है ना, क्वांटिटी डिमांड जो है कम बदली, तो वो कौन सा केस हो जाता है, लेस देन वन, दैट इज आपका लेस इलास्टिक। मतलब चेंज तो हुआ है, लेस इलास्टिक का कहने का मतलब क्या, इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या है, चेंज। लेस का मतलब क्या है, लेस चेंज ना, हो गया ना लेस चेंज। देखो क्या लिखोगे इसको, अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो लेस इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या था, चेंज था, यानी लेस चेंज इन डिमांड। बोलो सही है, ये क्वांटिटी डिमांड बोलना चाहिए, ठीक है, लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है सही है, यही ना हुआ। यहाँ पर तो तुमने यही देखा, लेस देन वन वाले केस में क्या देख रहे हो कि देखो प्राइस ज्यादा बदल गई, क्वांटिटी क्या बदली, कम बदली ना। ये पॉइंट समझ में आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा पॉइंट में आती होगी, जिसकी पॉइंट में वैल्यू आएगी वो कौन सा होगा भाई, पॉइंट वाला आएगा वो कौन सा होगा, पॉइंट मतलब वन से कम, 0.2, 0.3, सब ज्यादा ना लेस इलास्टिक, सारे जितने, हाँ Less जितने भी elastic. 0.2, 0.1, ये सारी वैल्यू आ रही होगी ना, पॉइंट मतलब वन से कम, दैट इज लेस इलास्टिक, दैट्स इट। हाईली इलास्टिक में क्या होता है, जिसको मोर इलास्टिक बोलते हैं या फिर आपके हाईली बोलते हैं, हाईली इलास्टिक, या फिर आपके इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली More than इलास्टिक one. डिमांड। हाँ क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है, More than one की वैल्यू आने के बाद हाईली इलास्टिक होती है ना। हाँ ग्रेटर देन वन आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो कम चेंज आएगा, देखो प्राइस में कम चेंज आएगा पर आपकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आएगा, यानी थोड़ा सा प्राइस गिरने या फिर बढ़ने की वजह से, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से, या फिर आपके हो सकता है वो प्राइस गिर भी गई हो या फिर बढ़ भी गई हो, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंजेस है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल दूं, इस पे करोगे, करो इस पे, प्राइस जो है 20 से 10 हुई और क्वांटिटी जो है आपका 100 से 200 हो गया, चेक करो यहाँ पर ये सही है, इसको इस पे आ रहा है, इनिशियल प्राइस कितनी है, पी ये है, ये P2 सॉरी P1 है, ये आपका Q है, ये आपका Q1 है, सॉल्व करो। क्या आपका ग्रेटर देन वन का वैल्यू आ रहा है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. 2 One. आ रहा है. 2 आ रहा है ना, इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, दैट इज आपका ग्रेटर देन वन का केस है, ठीक है। तो ग्रेटर देन वन के केस में क्या होता है कि आपके प्राइस में कम बदलाव आया है एज कम्पेयर टू आपके डिमांड में ज्यादा चेंजेस आता आया है। जब डिमांड ज्यादा बदल रही होगी तो आपका कर्व क्या होगा, ज्यादातर फ्लैटर होगा, इसके कंपेरेटिवली ये जो डिमांड कर्व देख रहे होगे इसके कंपेरेटिवली फ्लैटर होगी, स्टीपर ज्यादा होगी, ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। यानी इस कंसेप्ट को अगर हम देखते हुए कहें तो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, अगर हम बस बेसिक्स समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, अगर हमको ग्रेटर देन वन लाना है तो क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, मान लो कि 2 हो जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा ना, यानी आपका न्यूमरेटर क्या आएगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आपके डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, है कि नहीं, तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे। बोलो 25 आ जाएगा ना, ग्रेटर देन वन, हो गया, समझ में आया ये। तो कितने आपके डिग्रीज हुए, कितने डिग्रीज हुए टोटल, 5 डिग्रीज। पहला केस है आपका 0, लेस देन वन, इक्वल्स टू वन, ग्रेटर देन वन और इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, हाइड कर रही हूँ मैं, बताओ इसका नाम क्या है, जब आपके इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका नाम क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक, Perfectly elastic. इलास्टिक। गलत बोल रहा है कोई भी, जो भी बोल रहा है, जिसने भी बोला, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा ना, तभी तो ऊपर वाली वैल्यू 0 आ गई, यानी क्वांटिटी 0 हो गया भाई। इन इलास्टिक डिमांड को देख रहे हैं ना, डिमांड की इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी देख रहे हैं, हम डिमांड को देख रहे हैं कि वो कितना इलास्टिक है और कितना इन इलास्टिक है, ठीक है। डिमांड का इलास्टिसिटी देखने का मतलब क्या, कितना चेंज हो रहा है
और कितना नो चेंज हो रहा है, यही तो देख रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की क्या बात हुई है? यहाँ पर तो क्यू अपन पी ही करेंगे ना, यानी ऊपर वाली वैल्यू जीरो, नीचे वाली वैल्यू कुछ पर्टिकुलर आ रही होगी, तो जीरो डिवाइडेड बाई आपके टू कर देंगे तो जीरो ही आएगा ना, यानी ऊपर वाली वैल्यू नहीं बदल रही है, तो यानी क्या होगा आपका, जो ऊपर वाली वैल्यू नहीं बदल रही है और एक वैल्यू जीरो है, तो क्या होगा, परफेक्टली वर्ड यूज करेंगे, बोलो, परफेक्टली इनलास्टिक हो जाएगा ना, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। सही लिखा कि गलत है, जल्दी बताओ। क्या करो तुम लोग, बोलोगे नहीं तो क्या होगा यार, थोड़ा तो बोल दो। यस मैम, परफेक्टली इलास्टिक होएगी। देखो नहीं आ रहा है ना तो बता दो मुझे, मैं फिर से 4 बार और समझा दूंगी, उसका बात नहीं है, टेंशन देखो। देखो क्लास में ना हमको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, अगर जो हेजिटेट किया वो कभी सीख नहीं पाएगा, उसको याद ये चीज अगर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, आप 2 बार 4 बार और 2-4 बार पूछ सकते हो, क्योंकि जीवन भर हेजिटेट करते रह जाओगे, आपको ऐसे टीचर मिलते जाएंगे, फिर आप बहुत सारे टीचर से मिलते होगे तुम लोग, पर बात ये है कि तुमने बहुत सारे टाइम हेजिटेट किया होगा, इसलिए तुम सीख नहीं पाए ना। सीखने वाले बच्चे हमेशा पूछते हैं कि अरे मैम ऐसे कैसे हुआ, ठीक है, अगर किसी को भी लग रहा है कि अभी भी मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्लियर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आपके आता है पेपर में, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला क्या होगा, लेस देन वन, लेस देन वन का केस को क्या कहते हैं हम लोग, क्या क्या नाम है इसका, फटाफट बताओ। लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक, और इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक। वेरी गुड, ठीक है, इनइलास्टिक, चाहे आप लेस इलास्टिक कह लो, चाहे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मतलब थोड़ा बदला होगा डिमांड में। इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है, यूनिट है ना। ग्रेटर देन वन का मतलब हाईली, यस मैम, हाईली हाईली इलास्टिक। इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जीरो आ हाईली गया ये। इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक नहीं होगा ये, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट आएगा तो क्या होगा, कौन सा होगा? परफेक्टली इलास्टिक यूज करेंगे ना। हाईली सिर्फ ग्रेटर देन वन के लिए यूज होता है जी। परफेक्टली जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक वैल्यू जीरो आ रही होगी, चाहे वो आपका प्राइस जीरो हो रहा होगा, चाहे आपका क्वांटिटी जीरो हो रहा होगा, दो ही केस बनता ही है। या फिर उसमें अगर प्राइस आपके जीरो जीरो हुआ तो आपका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर क्वांटिटी जीरो हुआ तो आपका वैल्यू जीरो आएगा। यही तो दो केस होता है, परफेक्टली के लिए हम दो केस यूज करते हैं ना। अभी भी नहीं आ रहा है क्या, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा, क्यों नहीं आ रहा है? कंसेप्ट को पता है कैसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे? अभी तो पहले जाके रिवाइज कर लेना। एक और ट्रिक बता दूं मैं, जो पढ़ रहे हो ना उसको बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना, बैठ के खुद से एक बार समझने की कोशिश करना, और उससे भी नहीं है ना तो बैठ के और क्वेश्चन कर डालना उस पर, कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर डालोगे ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई चीज नहीं समझ में आती तो 2-3 तरीके हैं उसको समझने के। पहला तो जो तरीका है वो है, बताऊं मैं, कंपेयर कर लो। जैसे कभी जब हम पढ़ते हैं ना क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, किनीशियन, कभी कभी पॉइंट्स नहीं याद होते ना, क्या डिफरेंस है भूल जाते हैं। कंपेयर कर लो दोनों को, क्लासिकल क्रिश्चियन, न्यू क्लासिकल या फिर न्यू क्रिश्चियन, तो कंपेयर से याद हो जाता है। या फिर उस पे बैठ के Q&A करो, क्वेश्चन एंड आंसर करो। क्वेश्चन एंड आंसर MCQ के फॉर्म में अगर हो तो दैट इज बेस्ट फॉर यू टू लर्न एनीथिंग। आपको वो बहुत दिन तक याद रहता है, भूलता नहीं है, आपने ऐसा देखा भी होगा। या फिर उसको जो पढ़े हो वो रिवीजन कर लो। मैं रिवीजन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, ये सबसे कम जो काम करता है, इसीलिए उसका नंबर भी कम आता है, ठीक है। तो या फिर कंपेयर कर लो, क्वेश्चन आंसर कर लो, रिवीजन कर लो, और या फिर टीचर से पूछ लो। सबसे इजी तो यही है, टीचर से पूछ लो। नहीं पूछोगे तो मत पूछो, है ना, घाटा तुम्हारा है, ठीक है। ये सब तुम रूल मतलब कर सकते हो, तुम लोग खुद भी करते हो यार, तुम लोग खुद ही इतने बड़े हो, है ना, करते हो कि नहीं, ऐसा करते हो। चलो अब हम आएंगे, हमने कल बहुत सारी बातें की थी आपके, आज हमें मेथड भी देखना है कि कौन कौन से मेथड है मेजर करने के इलास्टिसिटी को। तो किसी को पता है कि टोटल मेथड्स कितने हैं, किसी को आइडिया है 5 टोटल मेथड कितने हैं? हाँ कौन कौन से? 5 मैम। हाँ
परसेंटेज, ज्योमेट्रिक, टोटल एक्सपेंडिचर, आर्क एंड हाइपरबोला शायद। नहीं नहीं हाइपरबोला नहीं है, इट्स ओके, रुको मैं बताती हूँ। ओके मैम। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पहला मेथड पूछता है ये पेपर में। प्रोपोर्शनल मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड है, जिसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका पॉइंट मेथड है, ठीक है, पॉइंट मेथड। फिर आपका होता है एक आर्क इलास्टिसिटी मेथड, आपके आर्क इलास्टिसिटी होता है एक नापने का तरीका, और एक हमारा होता है रेवेन्यू मेथड। तो कितने टोटल मेथड होते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड को और हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। पॉइंट मेथड को और क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक, है ना, ये देख रहे हो ना, ज्योमेट्रिक। और आर्क इलास्टिसिटी और रेवेन्यू मेथड। ज्यादातर मेथड किसने दिए हैं? मार्शल ने दिए हैं, पर लास्ट वाला किसने दिया है? मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। मैक्सिमम जो मेथड तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ो, चाहे तुम पॉइंट वाला पढ़ो, सब किसने दिया? मार्शल, मार्शल, सब मार्शल ने दिया है। अल्फ्रेड बस मार्शल। लास्ट वाला जो केस, हाँ अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, पर लास्ट वाला जो है रेवेन्यू मेथड है, वो किसने दिया था? मिसेस, मिस जॉन रॉबिन्सन। हाँ मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, ठीक है। ये मेथड शायद बहुत नहीं पढ़ाया जाता ये वाला मेथड, पर आपको मेथड्स याद रखने हैं, किसका किसका क्या नाम है। अभी मैं एक बार फिर लिखवाऊंगी, क्योंकि इतना ही नाम नहीं है, बहुत सारा नाम है। चलो वो भी कर लेंगे, पर अभी उस पे आने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। इसको मिटाना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। किसी को आइडिया है कि कैसे इसमें मिटाते हैं? क्योंकि इसको ऐसे मैनुअली करना बहुत मुश्किल काम है। एक बार में क्लियर हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है। किसी को आइडिया है? चलो हम इसका तरीका खोजेंगे। मैंने कोशिश किया था पर नहीं हुआ। चलो तो अब अगर हम बात करें, अच्छा ये तो कल हमने न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल वाला तो किया था ना? यस मैम। हाँ, अगर हम बात करें, देखो ये जो है दैट इज आपका पॉइंट मेथड, ठीक है। पॉइंट मेथड जो है हमारा है, इसमें अगर हम देखें तो एक हम क्या लेते हैं, एक आपका स्ट्रेट डिमांड कर्व लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट डिमांड कर्व पे ही, मतलब हर पॉइंट पे हमारी पर्टिकुलर एक इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। क्या यूज करेंगे? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। और जब हम डिफरेंट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व कहते हैं, मतलब आपकी कोशिश करते हैं उसको खोजने की, तो उसको कौन सा मेथड कहा जाता है? हम डिमांड कर्व पे जो है इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कौन सा मेथड कहा जाता है आपके? ज्योमेट्रिक मेथड। और क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट मेथड। बोलो, ज्योमेट्रिक मेथड एंड पॉइंट मेथड ही कहेंगे ना? ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, याद रहेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट बी हम कंसीडर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है, ठीक है। और ये लाइन जो है आपका बी ए आपका डिमांड लाइन है, ठीक है, डिमांड कर्व है, ठीक। इस केस में देखो कि तुम्हारा जो आपका लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है आपके? बी ए है, डिवाइडेड बाय, पर अपर सेगमेंट तो है ही नहीं कुछ, है ना। अपर सेगमेंट क्या हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ यस जाएगी मैम। आपकी? इनफाइनाइट आ जाएगी। इस केस को तुम कंसीडर कर सकते हो उस फॉर्मूले से जहां पर आपने देखा था कि क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस करते थे।
मतलब परसेंटेज चेंज फॉर्मूला तुम बस याद रखना, मेरे को मैं याद करवाने के तरीके से ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं गलत बोल रही हूँ, बस याद करने के तरीके के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटिटी में चेंज तो बहुत आ रहा है, क्वांटिटी तो बदल रही है, पर क्या जीरो हो जा रहा है? आपका प्राइस जीरो है क्या? इस पॉइंट पे तो आपका प्राइस जीरो है क्या? कुछ तो जीरो है यहाँ पर। क्या जीरो है? आपका प्राइस जीरो है क्या? बताओ। या फिर प्राइस की पर्टिकुलर कोई वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आपकी जीरो कर रही है। अभी आपका जीरो हो रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या हो गई? इन्फिनिटी। अब अगर हम पॉइंट ई को कंसीडर करें, अब क्या बनेगा? ई और ए, है ना? ये हमारा कौन सा सेगमेंट होगा? ये हमारा कौन सा होगा? लोअर या फिर अपर? जल्दी बताओ। और ये वाला क्या सेगमेंट होगा? अपर होगा? बताओ। यस मैम, EB अपर Yes, सेगमेंट। ma'am. तो क्या करोगे यहाँ पर? अगर हम बात करें, क्या था? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है? रुको, ये लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, लोअर सेगमेंट आपका क्या है? ये देखो, ये ये लोअर सेगमेंट है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये लोअर सेगमेंट है, और डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, यही तो फॉर्मूला था, EB। दैट इज आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चीज याद रखना। यानी लोअर सेगमेंट की वैल्यू क्या है? आपके अपर सेगमेंट से, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। जब आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो क्या होगा? कौन सा केस बनता था? कौन सा केस बनता था? ये ग्रेटर देन 1 का ही तो केस बनता था। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे, अब फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पर कर्व पे देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस पे जब हम डी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा जो है क्या है? अपर सेगमेंट, दैट इज आपका बी और डी। लोअर सेगमेंट क्या है आपका? डी और ए, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पर डी और ए लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। दोनों का देखो, अगर वो देखेंगे ना, लाइन जो लिया है तुमने, लाइन में वैल्यू देखो दोनों बराबर पे हैं। अगर मान लो ये लाइन जो है पर्टिकुलरली अगर 2 सेंटीमीटर की, तो ये भी सेम होगा, तो उसकी को देखेंगे ना, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, दोनों बराबर बराबर डिवाइडेड हुए हैं। ठीक, पर नेक्स्ट पॉइंट पे देखो जरा, एफ पॉइंट पे देखो। एफ पॉइंट में देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर लोअर सेगमेंट और छोटा हो गया क्या? लोअर सेगमेंट छोटा हो गया, अपर सेगमेंट अब बड़ा हो गया ना, यस मैम, है ना? तो यहाँ पर लेस देन 1। एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी लेस देन 1 का केस बनेगा, और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, Yes, ma'am. ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आपके नीचे वाली वैल्यू लोअर सेगमेंट इज सॉरी अपर सेगमेंट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना? तो एक यहाँ पर लोगों को पता है सबसे बड़ा कंसेप्ट में पता है क्या प्रॉब्लम आता है? ये 0 और 1 वाले में प्रॉब्लम आता है, सॉरी 0 और वो वाला केस है ना, जो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर इशू आता है लोगों को। यहाँ पर आपके क्या लाई करेगा? याद रखना, लाइन है, लाइन में क्या होता है? 0 होता है पहले, तो नीचे क्या लाई करवा दोगे? 0 को। तो जब नीचे 0 को लाई करवाओगे तो ऊपर क्या ऑलवेज लाई करेगा? इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लाई करता है? ये वाला केस ग्रेटर देन 1 का होता है, और यहाँ पर आपके लेस देन 1 का होगा। यानी जैसे आप लाइन बनाते हो ना, तो यहाँ पर आप 0 लाई करता है, तो डिमांड के यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर हम इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0। यहाँ पर क्या आएगी? लेस देन 1। यहाँ पर क्या आएगी? इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या आएगी आपकी? ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या आएगी भाई? इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट। और वेरी इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? आगे चल के मार्केट में यूज आने वाला है इसका। मार्केट अभी जो पढ़ोगे ना, तो देखोगे कि किस तरीके से मोनोपोलिस्ट अपने आप को यहाँ पर लाइक करवाते हैं। जो एक्सेस कैपेसिटी का देखते हो ना कंसेप्ट मोनोपोलिस्ट वाले केस में, वो ये कंसेप्ट पे आधारित है। दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तुम उसको रट लो, चाहे समझ लो, समझ के कर लोगे तो अच्छी चीज है, नहीं समझ आ रहा है इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो तरीके से, कि अगर मैं यहाँ पर 0 लाई करवा दे रहा हूँ तो बचा इन्फिनिटी, तो ऊपर इन्फिनिटी जाएगा, और इन्फिनिटी के पास ग्रेटर देन 1 आएगा, और 0 के पास लेस देन 1 आएगा। ठीक है, याद रखोगे? तो पॉइंट मेथड में कितने हम इलास्टिसिटीज को लाई करवा सकते हैं? जल्दी बताओ। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड में हम कितने इलास्टिसिटीज को लाई करवा सकते हैं? 5। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Lower लोअर segment upon सेगमेंट upper डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। segment by upper हाँ, segment.
अपर सेगमेंट। ओके, और एक चीज याद रखना कि ये कंसेप्ट है ना, हम मार्केट में यूज करेंगे, इस वजह से आपको इसको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, चाहे इसको दिमाग में सेट करके रखो, क्योंकि आगे चल के ना बहुत यूज है इसका। और बच्चों को याद नहीं रहता कि ग्रेटर देन वन का केस है ये लाई करेगा अभी ना, तो पता चलेगा क्यों ऐसे करते हैं लोग, क्यों मार्केट में ऐसा केस बनता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना? ठीक है। अब एक चीज याद रखना यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ। ये वाला, यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हो? अच्छा बताओ कि तुम मार्केट में गए, मान लो कोई चीज है जो 20 रुपए की है, ठीक है, तुमने उस क्वांटिटी उसको जो है 5 मतलब खरीद के लिया, मतलब मान लो कि एक पेन है जो कि 20 रुपए की है ना, 5 पेन तुमने खरीदा है, तो कितना आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा, पता चल जाएगा क्या? बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर पता चलेगा? क्या हो जाएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या होता है? प्राइस कितना है भाई? 20 और क्वांटिटी 5, कितना आ जाएगा आंसर? 500। 100 रुपीज। यानी तुमने टोटल खर्चा कितना करके आए तुम? 100 रुपीज का टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, पहली चीज याद रखना। किसने दिया ये मेथड? दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल। है ना, यहाँ पर आपके अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज को दिया है। अब एक चीज याद याद रखना है, शायद यहाँ पर कोई वो नहीं बना हुआ है यार, इसको बनाने के लिए रुको, मुझे एक डेटा लेना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। कैसे समझोगे तुम लोग? एक मिनट रुक जाओ। हम्म, चलो ठीक है, लिखो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 10 है, ठीक है, उस पे तुम जो है 4 यूनिट परचेज करो, तो कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 40 रुपए। 40। ठीक है, ओके। मान लो कि प्राइस गिर गया, डिक्लाइन हुआ, प्राइस गिरा। अब obvious सी बात है, तुमको प्राइस का रिलेशनशिप पता है ना क्वांटिटी से कैसा होता है। मान लो कि तुमने ज्यादा अब क्वांटिटी डिमांड की, तो कितना तब पर भी एक्सपेंडिचर बना? 40, 40 यस रुपीज मैम। कर रहे हो। प्राइस आपको पता है ना, प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी से, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। अब देखो डिमांड तो हम ज्यादा कर रहे हैं, 4 से 5 पे चला गया, पर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके? क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी प्राइस डिक्लाइन कर रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ जाती है वहां पर आपके? बताओ क्या आएगी, बताओ। 1 आएगी, है ना? क्यों बनना आ ऐसा जाएगी। क्यों हुआ? 1 क्यों आया? 1 आने के टोटल पीछे रीजन क्या है एक्सपेंडिचर भाई? सेम ही है। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक, अब एक इसको मैं इरेज करती हूँ, मैं दूसरा लिखती हूँ। ठीक है, ये पहला केस है, इसमें देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जो उन्होंने सिर्फ था ना, वो सिर्फ 3 ही केस निकल पाया था। एक आपका ग्रेटर देन 1 है, और एक आपका क्या है, लेस देन 1 है, और एक आपका क्या है, कौन सा वैल्यू है? इक्वल टू 1। इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मान लो कि प्राइस है, ठीक है, और क्वांटिटी है। ठीक है, प्राइस आपका 10 से 8 रुपीज हुआ है, आप मान लो कि इनिशियली 4 यूनिट्स जो है लेते थे, तो कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ? 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपीज हुआ। अब क्योंकि प्राइस डिक्लाइन किया है, तो तुमने अब ज्यादा क्वांटिटी को जो है कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 56। बताओ? हाँ, कितना हुआ यहाँ पर? 56। यस मैम। 56 ही तो होगा यार,
टोटल Yes, अब यहाँ ma'am. पर तुमने देखा कि प्राइस गिरा, टोटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा आने लगेगा तो कौन सा केस बनेगा? ग्रेटर देन 1 का केस। वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको ये ma'am. वाली वैल्यू को नहीं देखनी है, ये वाली वैल्यू मत देखना, तुम इसको और इसको देखो बस, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखो। प्राइस गिरती है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 1। पॉइंट याद रहेगा? मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नहीं समझ में आए तब तक समझेंगे इसको, कोशिश करेंगे कि और समझ में आए। आज तो मैं वैसे क्वेश्चन तो नहीं लाई हूँ, कल ही वाला है, पर फिर मैं भेजती हूँ तुम लोग को क्वेश्चन। नेक्स्ट केस है आपका प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का। इस केस में जो है आपका प्राइस 10 से 8 हुआ है, सेम लो। 40 आपका एक्सपेंडिचर था, पर प्राइस आपके डिक्लाइन तो यहाँ पर क्या है, की है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आपके डिक्लाइन तो की है, पर इस केस में आप जो है क्वांटिटी को क्या करोगे? कम कंज्यूम करोगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो 3। अब बताओ कितना एक्सपेंडिचर बनेगा? 24. 24 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस आपके डिक्लाइन करेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन करेगा, तो उस केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1 का केस बनता है। आपको Yes, याद ma'am. रखना है, जब अभी बताओ जरा, जब प्राइस बढ़ सॉरी एक मिनट रुको, जब प्राइस गिर रही थी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, तो उस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या थी? बताओ जल्दी, क्या थी? 1 Equals to 1. प्राइस जब आपका डिक्लाइन कर रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर का वैल्यू बढ़ रहा था, कैसा रिलेशनशिप? पहले मुझे ये बताओ कि किस तरीके का ये Greater than रिलेशनशिप 1. एस्टैब्लिश कर रहा है। greater पहले than रिलेशनशिप Greater than 1. पहले, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं, ये Inverse दोनों के बीच में, relationship. Inverse हाँ, relationship, ma'am. नेगेटिव रिलेशन। ये पूछता है पेपर में ना कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 1। यही हुआ ना। व्हेन प्राइस की वैल्यू जब डिक्लाइन हो रही हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में बन रहा है? पॉजिटिव, दोनों एक साथ डाउन हो रहे हैं, तब आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। यही आपका 3 केस है, यही आपके टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज टोटल आउटलेट मेथड भी इसको कहते हैं, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। हम यहाँ पर क्वांटिटी को नहीं कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज होंगे और उससे ज्यादा हमें कुछ अचीव नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ये तो मैंने डिक्लाइन का केस बताया, ठीक है। अगर आपके बढ़ेगा भी ना तो वैसे ही उल्टा ही रिलेशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक समझ में आया? कोई इशू नहीं है ना किसी को? No, ma'am. No, ma'am. आपने देखा कि प्राइस डिक्लाइन किया पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, तो क्या था? इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी। प्राइस डिक्लाइन किया, एक्सपेंडिचर क्या है? बढ़ा, है ना। जब आपकी अपोजिट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाए तो ग्रेटर देन 1। व्हेन जब हमारा ये क्या करे? पॉजिटिव रिलेट करने लगे, जब आपकी अगर हम बात करें कि आपके प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो उस केस में हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप Less than 1. और इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1। क्लियर? किसी को यहाँ तक इशू? ये देखो पॉइंट लिखा हुआ है, नेगेटिव किसके केस में? ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव किसके केस में? लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 में कोई ऐसा नहीं है। अब इस ग्राफ को देखो थोड़ा, मैं उसको और जूम इन करती हूँ। अरे कहाँ का चला गया जूम? एक मिनट रुको, चलो ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा है ग्राफ ना? ग्राफ दिख Yes, रही है? Yes, ma'am. ma'am. अब देखो यहाँ पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया, ये हमारा प्राइस है। क्लियर? प्राइस है और टोटल एक्सपेंडिचर है। आपको ये कुछ ग्राफ ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 का केस है, ये आपके इक्वल्स टू 1 का, ये आपके 1 का केस। अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे आ रहा है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, ठीक है। मान लो कि जो प्राइस चल रहा था, इसको मैं थोड़ा रुको इरेज करती हूँ ना, इसको पहले क्लियर रहने दो, कुछ कुछ कंसेप्ट इसमें है ना जो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो आपका प्राइस प्रिवेलिंग है, दैट इज आपका, मान लो कि प्राइस आपका पी चल रहा था, ठीक है। और उस पर आप जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे,
मतलब टोटल एक्सपेंड नॉट क्वांटिटी डिमांड, आपका टोटल एक्सपेंडिचर मान लो TE1 था, ठीक है। प्राइस डिक्लाइन हुआ, प्राइस डिक्लाइन किया, टोटल एक्सपेंडिचर आपका TE2 हुआ, यानी आप पहले एक्सपेंडिचर इतना कर रहे थे, अब एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे हो, OTE2 पे कर रहे हो। तो क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पर, प्राइस डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, नेगेटिव रिलेशनशिप, देन ग्रेटर देन 1। आ गया, आ गया, बोलो। यस ग्राफ में मैम। दिखा, ठीक। अब भूलोगे नहीं ना। चलो अब दूसरा बताते पॉइंट कि यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे वाले केस में क्या हुआ। लग रहा है कि आज मैं वो वाला कंसेप्ट तो नहीं ले पाऊंगी, चलो ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, तुम लोग थक जाओगे ना। मान लो कि प्रिवेलिंग प्राइस था ये P, अब मेरा प्राइस अब ये P हो गया, ठीक है। प्राइस डिक्लाइन किया, प्राइस डिक्लाइन करके चला गया P1 पे, पर मेरा एक्सपेंडिचर तो स्टिल वही है। जब मैं P पे थी, जब मैं प्राइस प्री पे चल रहा था, तो भी आप टोटल एक्सपेंडिचर TE कर रहे थे, और प्राइस डिक्लाइन हुआ तो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर TE है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यही तो इक्वल्स तुमने टू देखा 1। ना कि प्राइस डिक्लाइन पर टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, देन कौन सा आ जाता है वैल्यू आपका 1 वाला। क्लियर, यहाँ तक किसी को इशू, बोलो, कोई को प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है भाई, बता दो। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं पॉइंट, ग्रेटर देन वाला देखते हैं ना, ग्रेटर देन वाले, सॉरी लेस देन वाला देखते हैं। लेस देन वाले केस में हम देखेंगे कि मान लो कि ये प्राइस प्रिवेल कर रहा था, दैट इज आपका P2, ठीक है। ये प्राइस प्रिवेल कर रहा था, वहां पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका मान लो TE2 था, ठीक है। प्राइस आपके डिक्लाइन की, प्राइस आपके डिक्लाइन करके P1 पे चली गई, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया। पहले आप देखो इतनी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अब तो सिर्फ इतना ही रह गया। तो कौन सा केस है ये, जब प्राइस डिक्लाइन कर रही है टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन कर रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है। क्या है ये, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, लेस देन लेस 1 का देन 1। केस है। क्लियर है, अब नहीं भूलेगा ना। अब अगर मैं तो अभी डिक्लाइन का केस मैंने बताया, तुम ये चीज अप्लाई कर सकते हो जब इंक्रीज हो रहा होगा प्राइस में, कर सकते हो ना। ये देखो यहाँ पर जो बनाया हुआ है ना सब, तुमको मैंने डिक्लाइन का केस बताया, अगर इंक्रीज भी होगा ना तो सेम आप देखोगे, सेम चीज देखोगे, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वल्स टू 1। प्राइस आपके इंक्रीज की, टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका इंक्रीज किया, तो वो कौन सा केस बनेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है भाई, कौन सा केस हो जाएगा, लेस देन 1 का केस। प्राइस डिक्रीज की, नॉट डिक्रीज, अब इंक्रीज करवाते ना, प्राइस इंक्रीज की, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गया, तो कौन सा केस बनेगा, ग्रेटर देन 1, है ना, सही है। यस मैम। कह सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर तुम देखो, मान लो कि ये प्राइस प्रिवेल कर रही थी, प्राइस प्राइस P1 प्रिवेल कर रही थी और अचानक से प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के P2 पे चला गया। पहले टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर T1 था, TE1 था, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ के TE2 हो गया। यहाँ पर तुमको दिख रहा है ना कि प्राइस भी बढ़ रहा है, तो कौन आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो कौन सा केस था ये, लेस देन 1। अब मान लो कि प्राइस P2 था, P2 से बढ़ के प्राइस जो है P3 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर स्टिल वही है, TE2 ही है, तो कौन सा केस होगा, इक्वल्स टू 1। मान लो प्राइस और बढ़ गया, ठीक है, प्राइस आपके बढ़ गया, P4 पे चला गया, टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हुआ, पहले की तुलना में कम हो गया, क्योंकि जो प्रिवेलिंग प्राइस था वो P3 था, और बढ़ गया, तो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया। कौन सा केस था ये, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। अब भूलेगा नहीं ना, नो मैम। भूलेगा नहीं।
अब ये देखो 2 एग्जांपल है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जरा फाइंड करके बताओ क्या सीन है, क्या सिनेरियो बन रहा है। ये 2 क्वेश्चन जो कर लेगा उसको यहाँ पर महारत हासिल हो गई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो कभी नहीं भूलेगा। फाइंड आउट करो। तुम लोग के साथ बैठी हूँ, देखो एक स्टूडेंट का पता है कहाँ कहाँ हुआ है। जेएनयू में हुआ है, डीएससी में हुआ है, एचसीयू में हुआ है, बट उसने एडमिशन लिया है जेएनयू में। पता है क्यों लिया होगा? अब बताओ क्यों लिया होगा एडमिशन? क्योंकि डीएससी का टफ है ना। मैसेज आया अभी, चलो अच्छा है। तुम लोग भी ऐसे ही मेहनत करोगे तो एक दिन मुझे ऐसे ही मैसेज तुम्हारी तरफ से भी आएगा ना। कर रहे हो इसको सॉल्व? कर रहे हो ना? यस मैम। दिख विख रहा है तुम लोग को? मैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ कम दिख रहा है क्या? अरे अब दिखा। मैम अब स्क्रीन करो जूम इन है। सॉल्व। हाँ, हाँ हाँ, रुक जाओ, अब सॉल्व करो। मुझे लगा कि थोड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है। मैम फर्स्ट केस में लेस देन 1। ओके। केस मैम लेस देन 1। सेकंड केस। AD is equal to 1 मैम, सेकंड सिनेरियो। ओके, और लोग फाइंड आउट करके बताओ ये सही है। ये चेक करो सब लोग। यस मैम सही है। सही है, ठीक है। क्या था ये सब सारी वैल्यूज थी ना जो भी ग्राफ में उसमें बना हुआ है। देख लो, प्राइस था, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड था, ठीक है, जो कि आपके इंक्रीज हुआ है ना। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी जो आप इनिशियली 7 कर रहे थे इंक्रीज होने पे कम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर पर हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर बढ़ा है। देखो प्राइस भी बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। पॉजिटिव रिलेशनशिप किस केस में आता है? इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है कि लेस देन 1? ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, जल्दी बताओ मुझे। किस केस में होता है जब ये प्राइस गलत। भी बढ़े? इनवर्स गलत रिलेशनशिप हो लिखा मैम जब। है। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 का केस है ना ये, बोलो है कि नहीं? यस मैम। अब- अभी तो यस तुमने मैम। पढ़ा था पीछे, अभी तुमने पीछे पढ़ा ना कि जब लेस देन 1 का केस कब होता है कि जैसे देखो प्राइस भी बढ़ जा रही है, एक्सपेंडिचर भी देखो बढ़ गया था, यही वाला तो होता है ना। जब ग्राफ बनाते हैं तो ये देखो क्या होता है आपके, लेस देन 1 का केस होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो लेस देन 1 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट है। देखो प्राइस तो बढ़ गई पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई किसी को इशू यहाँ तक? बताओ कोई किसी को इशू? किसी को इशू नहीं है ना? किसी को सॉल्व करने नहीं आया तो पूछ लो। हाँ, आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें, देखो आर्क इलास्टिसिटी जो मेथड था ना, वो मेजर करता है इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए पूछता है कभी कभी कि आर्क जो इलास्टिसिटी मेथड होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी को मेजर करता है ऑन कर्व यूजिंग मिड पॉइंट बिटवीन 2 कर्व्स। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, अगर मान लो हमें 2 वैल्यूज का मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे? मान लो कोई वैल्यू Q1 की वैल्यू मान लो 10 दी हुई है, Q2 की वैल्यू मान लो 12 दी हुई है,
मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? 10 + 12 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, यही Yes, करोगे ma'am. ना? और वैसे Yes, ही ma'am. प्राइस में भी है, प्राइस में भी जैसे मान लो तुमको प्राइस 2 रुपए दिया हुआ है और 4 रुपए दिया हुआ है, तो क्या करोगे? 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, आएगा? ठीक है। तो आर की इलास्टिसिटी का देखो बनाने के लिए अगर हम करें तो इसको पूरा हमको डेरिवेशन करवाना पड़ेगा, तो बोलो तो वैसे करवा दे, या फिर अभी अभी छोटा सा फॉर्मूला जान लो, फिर हम इस पे कल और ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है डेरिवेशन करोगे तुम लोग? Yes, ma'am. Okay, ma'am. करवा देना डेरिवेशन, मुझे लगता है कि उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत बहुत वो नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला पर पहले लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला लिखो पहले, Q2 - Q1 डिवाइडेड बाई Q2 + Q1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पर ये बाद में 2 क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है क्या? 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 को? Yes, ma'am. कर सकते हैं ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Q2 - Q1 डिवाइडेड बाई Q1 + Q2, चाहे Q2 + Q1 करो एक ही आएगा, डिवाइडेड बाई P2 - P1 डिवाइडेड बाई P1 + P2। क्या लिखेंगे इसको? इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? Q2 - Q1 डिवाइडेड बाई Q1 + Q2 इंटू में क्या हो जाएगा? P1 + P2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मैं कुछ गलत लिखी क्या? नहीं ठीक है, P2 - P1, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला बनेगा इसका आर्क इलास्टिसिटी का, ठीक है। चलो ये वाला जरा फाइंड आउट करके बता सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से? बताओ, इसको फाइंड आउट करो। अगर आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखें तो पता है क्या होता है? चेंज इन डिमांड, लिख लो इस फॉर्मूले को, होल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, फिर इसको होल डिवाइड करेगा आपका चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा फटाफट पुट करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। आया किसी का? 1 किसी second, का ma'am. आया? कर रहे हैं. हाँ हाँ, करो करो करो, फटाफट करो। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये Q1 होगा, ये जो है Q2 होगा। अब बस तुम्हें सामने फॉर्मूला है, लिख लो, फटाफट करो। 110 upon 190 आ रहा है, मैम. 110/90 डिवाइड करो इसको। 190 आ रहा है, मैम. हाँ, कितना मतलब मुझे वैल्यू बताओ ना, कितने पॉइंट में कितना आ रहा है? ओके ओके ओके, मैम. हाँ, पॉइंट बताओ तो इससे पता चलेगा ना इलास्टिक है लेस इलास्टिक क्या है। अगर 110 डिवाइडेड बाई करेंगे 90 तो आ जाएगा 1.22 क्या? 110 upon 190.
अच्छा 190, ओके। चलो ठीक है, तब तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो ऑब्वियस सी बात है इन इलास्टिक होगा ना, है ना? 0.5 आ रही है मैम। क्या होगा ये, लेस इलास्टिक 0.57 ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? लेस देन लेस 1 है देन मैम 1 ये। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट होगा इसमें करेक्ट? पहला इन वाला, इलास्टिक। ऑब्वियस सी बात है इन इलास्टिक होगा ना। क्लियर है? ये आर्क मेथड था। बोलो यहाँ तक समझ में आया किसी को? कोई इशू? यस मैम। देखो नो ये मैम। मत, ये फॉर्मूला याद रखना तभी तो तुम कर पाओगे ना, ठीक है? ये जो फॉर्मूला है वो याद रखोगे तभी कर पाओगे। क्लियर? मैम आप एक बार करके बताइए ना। हाँ मैं करके बताती हूँ। अभी देखो प्राइस का P1 का वैल्यू कितना था, पहले पूरा फॉर्मूला याद है? ये देखो फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला लिख लो पहले। क्या है हमारा फॉर्मूला? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। Q2 क्या है भाई? Q2 क्या है? 45, 45 माइनस 50, 45 प्लस 50 कर दो इंटू 10 प्लस 12 माइनस 12 माइनस 10, उल्टा जस्ट अपोजिट करो ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू कितना आ जाएगा उधर, ये 95 आएगा, ये 22 आएगा, नीचे कितना जाएगा 2। सही है ना? सही जा रही हो ना, मतलब मैम ये कैलकुलेशन देखो सही है? Q1 प्लस Q2 आपने रॉन्ग लिखा हुआ तो है। आपने रो 50 प्लस 45। हम्म, मैंने वैल्यू गलत लिखी है क्या? Q1 Q2 की वैल्यू सही तो है, यहाँ पर वैसे ही मैम तो दिया था Q1 ना। 50 है एंड Q2 50 है 45 है। Q2 45 है। हाँ हाँ फिर से बोलो। Q1 50 एंड Q2 Q1 50 है 45। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या दिक्कत है, मतलब मुझे तो लग रहा है मैं सही लिखी हूँ। रुक जाओ, क्योंकि वैसे भी माइनस को तो मैम इग्नोर ही करना है। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में मैम। यहाँ पर बोल रही हो तुम लोग ये वाला? मैम एक्चुअली मैंने Q1 प्लस Q2 के लिए बोल रहे थे, Q2 बट के लिए एनीवे बोल रहे एडिशन थे बट एनीवे तो सेम वैल्यू में आएगा। ओके ठीक है ना, मतलब सही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये यस मैम। 110 आया। मुझे लगता है कि उसमें अगर मैं आगे पीछे लिखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ नेगेटिव वाले साइड में तो चेक करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 22 को 110 आएगा, और जो है 95 को करेंगे अगर हम इंटू 2 से तो कितना आ जाएगा, 190। इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा, पर हम पता है इग्नोर करते हैं ना माइनस, तो क्या है ये वैल्यू, लेस देन 1 ही तो है, सही तो है? फॉर्मूला आपको याद रखना है पर ना, फॉर्मूला को याद रखना, फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1, क्या करोगे Q2 प्लस Q1 कर दो, या फिर Q1 प्लस Q2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, बस दिक्कत माइनस वाले साइड में होता है। इनटू क्या करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। यही आएगा ना, यस क्या मैम। दिक्कत है? चलो यस निकालो, एक मैम। क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं, अभी करो। मान लो कि 20 था, 20 से 24 हुआ है, क्वांटिटी जो थी वो आपकी 15 थी, और अचानक से क्वांटिटी कम हो के 12 हो गई। चलो बताओ, यहाँ पर ये आपका P1 होगा, P2 होगा, ये Q1 और ये Q2। चलो कर उसको।
हुआ किसी का? निकाला फटाफट, अरे रखो यार। I think it will be elastic, relatively Okay. elastic. ओके इलास्टिक आएंगे मैम, 1.2 तो ग्रेटर है मैम, इलास्टिक। यहाँ पर देख लेते हैं ना, 24 माइनस, मैं सही कर रही हूँ ना? ठीक है। चलो बताओ क्या है, फटाफट माइनस करो उसको। यहाँ पर क्या जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 15 कितना आता है? 27। 15 यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू 44। 44. 4 डिवाइडेड बाई 4। 4। 4। तो ये कट जाएगा ना भाई, ये तो कट जाएगा। 9 यस टाइम्स 1/9 आ गया। 11/9. हाँ, और यहाँ पर 11 हाँ, और अपॉन यहाँ 1 आ पर जाएगा। 11/1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक और है, 11 को हम डिवाइड और करेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा? 1.22 समथिंग आ रहा है क्या वैल्यू? 1.22। यस यस मैम। ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है तो। 1 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तो किसी को इशू? अरे यार इजी है फॉर्मूला, ऊपर वाले में देखो, अगर तुम देखो ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे सॉरी ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जस्ट अपोजिट चला जाएगा ना। करने का थोड़ा ट्रिक विक बना लिया करो तुम लोग। अच्छा एक चीज मैं बता दूं तुम लोगों को, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में एक फॉर्मूला जरा लिख लेना, ईडी इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा, इसको लिखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन सारे ना पूछते हैं पेपर में आपके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है ईडी क्या है? ईडी रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक नोट में लिख लेना सभी लोग, जो नहीं लिखेंगे वो गलती करेंगे। डेल्टा ई पी, ये क्या है आपका? चेंज एक्सपेंडिचर इनटू प्राइस हाँ इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ना नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर, अभी अभी सिर्फ एक्सपेंडिचर है, रुको मैं बताती हूँ ना। एक्स आपका क्या है? इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड। डेल्टा पी आपका क्या है? चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये दिया किसने फॉर्मूला? लेविस्की। ठीक है, जो भी नाम इनका प्रोनाउंस करते होंगे। ठीक है, इन्होंने ही ये फॉर्मूले को दिया था। ठीक है, लिख लेना इसको। हम ये तुम डिनोमिनेटर में एक्स डेल्टा पी है। एक्स डेल्टा पी, एक्स की एक्स इनिशियल डिमांड है ना। अच्छा मैं इस पे क्वेश्चन दे दूं, क्या करोगे क्या? मैं थोड़ा वैल्यू दे देती हूँ ना तुम लोग को, ओके इसको मैम। करके निकालना। एक क्वांटिटी डिमांड है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है, ये वैल्यू मान लो 10 है, इधर 1 डिमांड कर रहे हो, 9 है 2 डिमांड कर रहे हो, 8 है 3 डिमांड कर रहे हो, 7 है 4 डिमांड कर रहे हो। निकालना ना, कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर पहले निकाल लो, कैसे आएगा? 10 आएगा, 18 आएगा, इंटू करो, है ना, 24 और कितना आ जाएगा? 28, है ना। ये एक्सपेंडिचर आया। अब देखो क्या बोल रहा है, चेंज इन एक्सपेंडिचर। चेंज इन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। पहला तुमने चेंज इन एक्सपेंडिचर निकाला। इनिशियल डिमांड कितनी थी भाई? इनिशियल डिमांड तुम्हारी कितनी है? 1 है क्या? है कि नहीं? और चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, कोई बता सकता है? 9 माइनस -1। वो तो आपका -1 आ गया। अब जरा निकाल के दिखाओ इलास्टिसिटी कितनी आएगी इस हिसाब से तुम्हारी। तो क्या करोगे? 1 माइनस 8 अपॉन 1 इंटू -1, क्या आ जाएगा? 1। देखो यहाँ पर माइनस को इग्नोर मत करना, ठीक है, यहाँ पर माइनस को लेके चलना। ठीक है, अब ये बताओ कि जब यहाँ पर -1 आया तो ये मल्टीप्लाई होगा क्या? 1 + 8 हो जाएगा क्या अपॉन 1? हो जाएगा।
तो 8 + 1 क्या होता है? Yes, 9 होता है क्या? तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 9 आ रही है। 9 का मतलब क्या? ग्रेटर देन 1। greater than 1 elastic. यानी इस वैल्यूज पे अगर तुम फाइंड आउट करने लगोगे ना तो इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं हम? एज वी नो दैट कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर, नहीं यहाँ पर तो प्राइस डिक्रीज करी है ना, मैं तो गलत बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, क्या है रिलेशनशिप, किसका है? बोलो। Inverse relationship. किसमें आता है ये नेगेटिव किसमें आता है रिलेशनशिप? ये नेगेटिव रिलेशनशिप? ग्रेटर देन 1। Greater than ऑब्वियस सी 1 बात case. है, वैल्यू भी आ गई ना, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये किसका दिया था, ये इक्वेशन किसने दिया? नाम बता दो, कोई प्रोनाउंसिएशन कर दो इसका अच्छे से। Alfred Marshall. नहीं, No, ma'am. ये मैंने ऊपर Leib नाम जो लिखा है। Leib हाँ Hevesky. हाँ, जो भी नाम है इसका, जो भी तुम प्रोनाउंस करते हो, देखो मैं अपना हंसी नहीं उड़ाऊंगी इधर। ठीक है, तो तुम इसको ये लिख लेना फॉर्मूला, तुम इसको कर सकते हो, आगे के वैल्यूज पे निकालना, चेक करना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? Excuse me, बोलो। ma'am. मैम ये जो हाँ change in E into P ये पूरा change in expenditure है. हाँ, जैसे अभी तुमने इस कितने वैल्यूज पे निकाला, यहाँ तक निकाल लिया ना तुमने। Yes, ma'am. अब मान लो कि तुमने फिर इनिशियल क्वांटिटी क्या ले लोगे, ये ले लोगे, पर तुम फिर अपने ये चेंज करने लगोगे ना, यहाँ पे चेंज Okay, निकालने ma'am. लगोगे, Okay, उसके okay. आगे का लेके चलोगे तब निकलेगा। ठीक है, Okay. यहाँ तक किसी को इशू? अच्छा, तुमको पता है एक चीज, एक थोड़ा फैक्ट बता दे। खाना वाना तो नहीं खाना तुम लोग को? मुझे तो बनाना है, तुम लोग को खाना है। अभी तुम लोग को खाना होगा, मुझे थोड़ा बनाना है ना। तो अगर मैं बात करूं, लेट नहीं हो रहा ना? सच बता दो भाई, थोड़ा बस, थोड़ा दो चार पॉइंट बताना मुझे, नो मैम, नो मैम। है ना। खाना वेट कर लेगा तुम्हारा, पर ये थोड़ा पॉइंट वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड। इस मेथड का नाम हमारा फ्लक्स मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। ठीक है, इसको हम जो है रेशियो मेथड भी कहते हैं, इसको और हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मेथड भी कहते हैं। तो ये सारे नाम भी है। कभी कभी पूछ देता है कि फ्लक्स मेथड से निकालो, रेशियो मेथड से निकालो, अर्थमेटिक मेथड से निकालो, तो वो कौन सा है? दैट इज प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब जिस इसके बाद जो भी बचा, अब ऐसे कौन कौन सा मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया? सारा पढ़ लिया क्या? पॉइंट मेथड पढ़ रेवेन्यू लिया, मेथड। Point और रेवेन्यू revenue मेथड method आता है ना। मैम, और हाँ proportionate अब method. हाँ, नहीं तो प्रोपोर्शनेट तो वही है ना, जो परसेंटेज वाला निकाला तुमने, वही है प्रोपोर्शनेट। Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ, जो फॉर्मूला है ना ये वाला, जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये प्रोपोर्शनेट मेथड का ही तो है। और जब उसमें 100 Okay, ला ma'am. रहे तो परसेंटेज हो जाता था, है ना। तो जो भी बचा होगा इसमें और भी कंसेप्ट, वो हम कल करवाएंगे। और इसके बाद का जो हमने मतलब बीच में अभी मिस कर दिया ना, ये वाला पॉइंट जो कल हमने बताया था ना, ये भी कल हम रिवाइज करवा देंगे। यहाँ तक किसी को इशू, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? मैं जो है कौन सा मेथड अभी मैंने जो बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आर्क मेथड ना, इस पे Arc और मैं क्वेश्चन method. भेजती हूँ ना, Q&A भेजती हूँ मैं। ए नहीं भेजूंगी मैं, क्यू भेजूंगी। आपको आंसर करना होगा अपने से। तुम लोग का अपना कोई मतलब कैसे, मतलब तुम लोग का चल रहा है कैसे, बातचीत तुम लोग कर रहे हो, कुछ ग्रुप बना रहे हो खुद का? No, ma'am. अभी तो अच्छा, नहीं बना। तो खुद का नहीं, ग्रुप तो बना होगा, ऑफिशियल है ना वो, तो वहां पर तो राइट नहीं रहता है, पर कुछ ऐसा करो तो बातचीत करके थोड़ा सॉल्व वॉल्व करोगे तो कैसे चलेगा पता। चलो, उसका सोल्यूशन तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए मैं बोल रही हूँ, बताना मुझे कल क्या कर रहे हो तुम लोग उसके रिलेटेड। किसी को यहाँ तक इशू? मुझे पेपर देखो नहीं मिला, मैं पेपर ना मेरे फोन में से डिलीट हो गया है। किसी को अगर कोई फाइंड आउट कर पा रहा है तो मुझे भेज देगा पर्सनली, मैं भेज दूंगी। ठीक है, पेपर जो था ना प्रीवियस वाला, वो डिलीट हो गया मेरे फोन से और मुझे मिल नहीं रहा है। वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? पूनम, प्रांजलि, रूबी, श्रीलक्ष्मी, भावेश, भावेश समझ आया? बॉयज बहुत कम बोलते हैं यार क्लास में, सब तो लड़कियां ही बोलती हैं। आ गया मैम सब। आया समझ? ठीक है,
कोई किसी को इशू होगा तो यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है, पर हाँ इशू होना चाहिए। अब क्लास ज्यादा हो गई, चलो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है। मी मैम। हाँ हाँ, और जो इशू था ना, कोई क्वेश्चन था ना, वो पर्सनली मुझे मैसेज भेज दे, मैं बता दूंगी क्या था, ठीक है। हाँ, कोई और किसी को कुछ पूछना है? मैम मैम कल if you are वाले के sticking आंसर्स दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, और क्या पूछना है किसी को? मैम प्रांजलि if कुछ you are पूछ रहे sticking to your notes हाँ हाँ हम्म। ma'am, then is it enough or do we need to go it by books? You can read it now. You can read it if you want some additional support. Then you can read some books now. But I think I covered all the additional things in these lectures. Okay, so don't worry about this, and I will definitely cover all the things that is important for your examination for sure. Okay. Okay, thank you. हाँ ओके, चलो ठीक है, तुम लोग बाय बाय, टेक केयर, अब मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, थैंक यू बाय बाय मैम। एवरीवन।